Bismillahirrahmanirrahim. Today we will solve the MCQs of nuclear physics for O levels. In question number 1 says that which type of radiations consist of electrons? जो रेडिएटिव एलिमेंट्स होते हैं वो रेडिएशंस निकालते हैं तीन किस्म की। उनमें एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। अल्फ़ा जो होता है वो दो प्रोटॉन्स होते हैं, दो न्यूट्रॉन्स होते हैं। दो प्रोटॉन्स और दो न्यूट्रॉन्स अब ये हीलियम का न्यूक्लियस भी कहलाते हैं। इन्हें हम न्यूक्लियस ऑफ हीलियम भी कहते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, क्योंकि उसके पास दो ही प्रोटॉन्स और दो ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। देन बीटा पार्टिकल निकलता है और वो इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा रेडिएशंस निकलती हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं। सो इसका आंसर हमारे पास बीटा पार्टिकल होगा। नंबर 2 में कह रहे हैं कि सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप प्रोड्यूसेस अ काउंट रेट ऑफ 10,000 काउंट्स पर मिनट। द हाफ लाइफ ऑफ द आइसोटोप इज 1 day. What was the rate of the sample 2 days ago? हाफ लाइफ हमें क्या बताती है? हाफ लाइफ हमें बताती है कि काउंट रेट एक हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाएगा, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि 2 दिन पहले यानी 2 हाफ लाइफ्स पहले काउंट रेट क्या था। तो अभी काउंट रेट है इनका 10,000, तो एक हाफ लाइफ पहले इसका डबल होगा और वो होगा 2,000, और फिर उसके बाद अगली हाफ लाइफ यानी अगले दिन के बाद उसका डबल 2,000 का डबल होगा और वो होगा 4,000। तो इसका आंसर होगा डी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं विच न्यूक्लियस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अमेरिशियम AM emits an alpha particle। ठीक है, ये एक अल्फ़ा पार्टिकल निकाल रहा है। तो जब अल्फ़ा पार्टिकल निकलेगा तो ये हमारे पास पार्टिकल है, एलिमेंट है, और ये एलिमेंट जो है वो रेडिएशंस निकाल रहा है। कौन सी? अल्फ़ा। अल्फ़ा जब निकालेगा तो इसमें अल्फ़ा की पावर होती है, ये एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो 2 होता है। 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अब इक्वेशन बैलेंस रहेगी। यहाँ पर 95 था एटॉमिक नंबर, तो यहाँ 93 बचेगा। 93 प्लस 2 विल गिव यू व्हाट? 95। तो ये बैलेंस्ड है इक्वेशन। देन 237 में से 4 माइनस करें तो 240, प्लस करें तो 241 बनता। तो ये भी इक्वेशन बैलेंस्ड है यहाँ पे। ठीक है, सो इसका आंसर बनेगा ए। कह रहे हैं कि which states are 3 types of radiations emitted by radioactive isotopes in order of their ionizing effect from highest to lowest। इसमें मैं आपको 3 चीज़ें पढ़ा देता हूँ, आयनाइजेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर और रेंज। तो याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट आयनाइजिंग पावर जो होती है अल्फ़ा की होती है। अल्फ़ा बहुत बड़ा पार्टिकल होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, दोनों मिलके जो है वो यानी चारों यानी हीलियम का न्यूक्लियस वो जाता है जब किसी भी एलिमेंट में पेनिट्रेट करता है। तो पेनिट्रेट ज़्यादा दूर तक क्यों नहीं कर सकता? वो इसलिए नहीं कर सकता कि दूर तक जाते हुए उसको बहुत सारे एटम से टकराता है और उन्हें आयनाइज कर देता है। तो इसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंटरेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे बड़ा होता है मास में, 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। उससे कम आयनाइजेशन पावर, अल्फ़ा से कम आयनाइजेशन पावर होती है बीटा की। बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो आयनाइज भी कम करते हैं। ठीक है, फिर गामा तो इंटरेक्ट ही बहुत कम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, बहुत कम इंटरेक्ट करती हैं। देन हम आते हैं पेनिट्रेशन पावर पे, क्योंकि गामा जो है वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और ये जो है किसी से इंटरेक्ट भी नहीं करती, क्योंकि चार्ज्ड भी नहीं होती है। ये बात याद रखिएगा कि ये चार्ज्ड नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ज़्यादातर मूव करती हैं, और इनकी रेंज सबसे ज़्यादा होती है, पेनिट्रेट सबसे ज़्यादा कर सकती हैं। फिर पेनिट्रेशन पावर, क्योंकि बीटा जो होता है वो अल्फ़ा से बहुत छोटा होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है, तो ये बहुत दूर तक पेनिट्रेट कर सकता है किसी मटेरियल में एज़ कम्पेयर टू अल्फ़ा। अल्फ़ा की पेनिट्रेशन का पावर सबसे कम होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। दैन रेंज की बात करते हैं, तो रेंज सबसे ज़्यादा जो होती है वो गामा की होती है, किलोमीटर्स इन एयर होती है। बीटा की उससे कम होती है, 10 to 100 सेंटीमीटर इन एयर होती है, और गामा की जो है 5 to 10 सेंटीमीटर इन एयर होती है रेंज। देन हम बात करते हैं 5th की, विच स्टेटमेंट अबाउट द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज करेक्ट। हाफ लाइफ चेंजेस एज द आइसोटोप डीकेज। अच्छा, चंद चीज़ें पहले हम पढ़ लेंगे कि जब भी कभी
हाफ लाइफ के बारे में हम बात करेंगे तो क्या क्या कम हो जाता है हाफ लाइफ, यानी हाफ लाइफ के बाद क्या कम हो जाता है। तो याद रखिएगा एटम जो है वो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर रेडियोएक्टिव एलिमेंट कम हो जाएंगे। लाइक अगर हमारे पास कॉपर कार्बन 14 है और वो डीके हो रहा है, डीके हो गया तो वो कोई और एलिमेंट बन गया, सपोज वो नाइट्रोजन बन गया, तो वो कार्बन तो नहीं रहा, तो नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए, हाफ हो जाएंगे हाफ लाइफ के बाद। लेकिन उनका मास तो हाफ नहीं होगा, सही है, तो न्यूक्लियन नंबर भी हाफ नहीं होगा। सपोज करें अगर यूरेनियम है हमारे पास, यूरेनियम जो है वो 92 है और 236 है, वो जब डीके होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्फा डीके करेगा, अल्फा डीके करेगा 4 और 2, तो जो बचेगा, जो भी एलिमेंट बचेगा वो 232 होगा क्योंकि 4 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 90 होगा क्योंकि यहाँ से 2 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि न्यूक्लियन नंबर्स हाफ हो गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि न्यूक्लियन नंबर्स हाफ हो जाएं। तो न्यूक्लियन नंबर्स विल नॉट हाफ, मास विल नॉट हाफ, ऐसा तो नहीं है। देखें, गौर से देखें, यूरेनियम जो है वो जब डीके हो रहा है तो वो हाफ तो नहीं हो रहा ना, बहुत बड़ा एलिमेंट बच रहा है। ऐसे ही एटॉमिक नंबर विल नॉट हाफ, एटॉमिक नंबर जो है वो हाफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। तो देखें, गौर से देखें, यहाँ पे 92 थे, वो 92 से हाफ तो नहीं हो गए, 46 तो नहीं हो गए, वो 90 बचे, हाफ तो नहीं हुए। ठीक है, देन डीके रेट की बात करते हैं, डीके रेट हाफ हो जाएगा क्योंकि वो वाले जो डीके कर रहे थे वो डीके हो गए। अब हाफ लाइफ का मतलब यही है कि हाफ ऑफ द एलिमेंट डीके हो जाए, तो जो एटम्स, जो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियाई जो हैं वो डीके कर रहे थे वो हाफ रह गए, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद हाफ डीके हो जाएंगे। ठीक है, तो हाफ रह जाते हैं, कौन, डीके रेट हाफ हो जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स जो हैं वो बिकम्स हाफ हो जाते हैं, वो हाफ हो जाते हैं। सही है, ठीक है, ओके। देन हम बात करेंगे नेक्स्ट कि 6th में कह रहे हैं कि ए फैक्ट्री कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस प्लास्टिक शीट्स, ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप एंड अ डिटेक्टर आर यूज्ड टू चेक द थिकनेस ऑफ द शीट। पहली बात यह है कि फैक्ट्री यूज़ कर रही है, ये फैक्ट्री का मतलब है कि ये बार बार रेडियो एक्टिव एलिमेंट चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, फिर कह रहे हैं व्हाट इज़ द मोस्ट सुटेबल सोर्स टू यूज़। अब क्या मालूम करना है, इसमें जो होगा वो बीटा सोर्स बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि बीटा जो है वो प्लास्टिक शीट में से गुजर सकता है और उसमें अगर कोई क्रैक्स वगैरह हैं तो वो उनको डिटेक्ट कर लेगा। अल्फ़ा क्यों नहीं गुजर सकता? क्योंकि अल्फ़ा जो है वो स्टॉप कर जाएगा बाय अ पेपर। ठीक है, अब हम क्यों फ्यू मिनट्स की क्यों नहीं ले रहे? बीटा अगर हम ले रहे हो तो उसकी फ्यू मिनट्स की क्यों नहीं ले रहे हाफ लाइफ? हम इतनी लंबी हाफ लाइफ क्यों ले रहे हैं? वो इसलिए कि हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में हर रोज़, हर 2-4 दिन के बाद, हर महीने के बाद हम चेंज नहीं करना चाहेंगे अपना जो भी सोर्स का एलिमेंट हम यूज़ कर रहे हैं, बीटा एमिटर जो हम यूज़ कर रहे हैं, रेडियो एक्टिव सोर्स बार बार चेंज करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्रॉपर वो डेंजरस होता है और प्रॉपर जो है वो ज़रूरत होती है हमें, एक साइंटिस्ट आए या कोई टेक्नीशियन आए और वो इसको चेंज करे। ठीक है, सो इसका आंसर डी होगा हमारे पास। नाउ 7th में कह रहे हैं सोर्स कंटिन्यूस, ए सोर्स कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटीरियल। ये रेडियो एक्टिव मटीरियल कंटेन करता है। विदाउट अ रेडियो एक्टिव सोर्स प्रेजेंट, ए डिटेक्टेड रिकॉर्ड्स बैकग्राउंड रेडिएशंस काउंट 20 काउंट्स। बैकग्राउंड रेडिएशंस का सोर्स हमें पता है कि वो कॉस्मिक रेज होती हैं ज़्यादातर, और बहुत सारे भी होते हैं लेकिन कॉस्मिक रेडिएशंस ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो कॉस्मिक रेडिएशंस यानी कि बैकग्राउंड रेडिएशंस इस टाइम 20 काउंट्स हैं। द सोर्स इज प्लेस्ड in a fixed position near the detector. Initially the count rate was 520. अब इस 520 में 20 जो हैं वो किसके काउंट हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस हैं। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि what count rate is recorded after time of 2 half lives. तो 2 हाफ लाइफ्स के बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि 20 बैकग्राउंड है तो हम इसको माइनस कर देंगे, तो 520 में से माइनस कर देंगे, 520 में से 20 माइनस करेंगे, 500 बचेगा। तो 500 में से एक हाफ लाइफ, यानी एक हाफ लाइफ के बाद यानी 500 डिवाइडेड बाई 20 डिवाइडेड बाई 2 बिकम्स 250। दूसरी हाफ लाइफ के बाद इट बिकम्स व्हाट 125 बचा। लेकिन क्योंकि अब भी बैकग्राउंड रेडिएशंस मौजूद होंगी, पहले भी 20 थी, अब क्योंकि प्लेस तो चेंज की ही नहीं है तो बैकग्राउंड रेडिएशंस वही होंगी, 20 होंगी बैकग्राउंड रेडिएशंस, और वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब वो तो मौजूद होंगी ना, तो काउंट रेट कम हुआ है ना, बैकग्राउंड रेडिएशंस तो कम नहीं हुआ 2 हाफ लाइफ्स के बाद। तो 125 प्लस 20 करेंगे, इट बिकम्स 145। सो इसका आंसर डी होगा मेरे पास। देन हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। कह रहे हैं न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट डीकेज बाय
emitting an alpha particle and the resulting nucleus then decays by emitting a beta particle. यानी पहले वो अल्फा पार्टिकल डीके कर रहा है, फिर वो बीटा पार्टिकल डीके कर रहा है। तो ये एलिमेंट था, इसका एटॉमिक नंबर जो था वो हमारे पास 84 था और 215 इसका एटॉमिक मास था। जब इसने डीके किया अल्फा तो 2 प्रोटॉन कम हो गए। जब उसने बीटा डीके किया, बीटा डीके करने में क्या होता है कि एक प्रोटॉन बढ़ जाता है, क्योंकि एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में, ठीक है। तो एक प्रोटॉन बढ़ गया, सही है। तो 84 में से 2 कम हुए थे, एक बढ़ गया तो 83 बचा, ठीक है। अब इन सब को ऐड करके देखेंगे इसके बराबर आएगा। तो इक्वेशन क्या होती है हमेशा याद रखिएगा, ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस्ड होगी। तो 83 - 1 = 82 + 2 84, सही है। देन यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास बीटा का 0 होता है। तो 215 - 4 + 4 = 211, ठीक है। 215 - 4 = 211 या 211 + 4 = 250, ठीक है। देन हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, 9th की तरफ। 9th में कह रहे हैं कि द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 24 आवर्स, ठीक है। द सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप प्रोड्यूसेस एन इनिशियल काउंट रेट ऑफ 720 काउंट्स पर मिनट। अब यहाँ बैकग्राउंड रेडिएशंस की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 720 काउंट्स पर सेकेंड इनकी रेडिएशन है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द काउंट रेट टू फॉल टू 90 काउंट्स पर सेकेंड। अब गौर से देखें तो इसकी 24 आवर्स की यानी 1 डे की क्या है, हाफ लाइफ है, ठीक है। तो हाफ लाइफ इसकी 24 आवर्स है। अब टोटल कितना था हमारे पास, 720 काउंट रेट था, ठीक है। अब वो कितने पे आ गया 90 पर आ गया। काउंट रेट कितना था बेटा, 720 सब कितने पे आ गया, 90 पे। तो अब हम ये देखते हैं कि कितनी हाफ लाइफ्स के बाद ये पहुंचेगा 90 पे। तो पहली हाफ लाइफ पे ये 720 से 360 हो जाएगा, 360 एक फिर डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो दूसरी हाफ लाइफ हो गई 180 हो गया। 180 को फिर दोबारा तो थर्ड हाफ लाइफ फिर दोबारा 2 से डिवाइड करेंगे, थर्ड हाफ लाइफ आ जाएगी, और थर्ड हाफ लाइफ के बाद इसकी वैल्यू आ जाएगी 90। तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद ये आ गया 90। तो 3 हाफ लाइफ्स कितनी देर में हुए थे, इन्होंने बताया था 720, इन्होंने बताया था कितने टाइम्स के बाद। सो आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स 1 हाफ लाइफ इज ऑफ 24 आवर्स। इन्होंने ये पहले बताया हुआ है कि 24 आवर्स की हाफ लाइफ है। तो 3 हाफ लाइफ्स के बाद कितना टाइम हो गया टोटल, 3 × 24, क्योंकि हाफ लाइफ 24 आवर्स की है, तो ये हो गया 72, ठीक है, 72 आवर्स। सो इसका आंसर बी होगा। नाउ विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डीके। अब रेडियो एक्टिव डीके में 3 किस्म की रेडिएशंस, 3 किस्म के डीके होते हैं। एक होता है अल्फा वो और बीटा, वो दोनों पार्टिकल्स होते हैं। अल्फा 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हीलियम होता है, बीटा जो है वो पार्टिकल होता है यानी इलेक्ट्रॉन होता है, और गामा जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। सो गामा रेडिएशंस जो है वो ही प्रोड्यूस होंगी। वो कह रहे हैं विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बीटा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल होता है, एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, लेकिन ये एमिट आउट नहीं होती हैं, सिर्फ गामा न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी के दौरान सिर्फ और सिर्फ गामा रेडिएशंस निकलती हैं। देन गीगर मुलर ट्यूब या गीगर मर्सन एक्सपेरिमेंट में वो ये कह रहे हैं कि क्या क्या चीज़ साबित हुई थी। तो हम पहले ये पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ साबित हुई थी, ठीक है। तो न्यूक्लियस, पहली बात ये साबित हुई थी कि न्यूक्लियस वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एटम। 99% of the atom is empty. All the mass is concentrated in center called nucleus. All the charge is concentrated in positive charge. All the positive charge is concentrated at the center of the atom. So इसका डी आंसर होगा न्यूक्लिया आर मच स्मॉलर देन एटम्स, ठीक है। अल्फा ए को देखते हैं क्यों गलत है। अल्फा पार्टिकल्स आर रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स। अल्फा पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं कर सकता। एटम्स कंटेन्स एयर, एटम खुद, एयर खुद एटम से मिलकर बनती है बेटा, ठीक है। देन इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन एटॉमिक न्यूक्लिया, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में नहीं होते कभी भी। ओके, 12th में देखते हैं कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप C14 कार्बन 14 जो है वो डेटिंग के लिए यूज़ होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं या प्लांट्स हैं या कोई और जानवर है, वो जो भी खुराक लेता है उसमें से कहीं ना कहीं कार्बन 14 आ जाता है, और एक ख़ास किस्म का रेशो हर एक की बॉडी में मौजूद होता है। सपोज़ करें मेरे अंदर या आपके जिस्म के अंदर 1 करोड़ कार्बन 14 मौजूद है, तो कार्बन 14 हाफ लाइफ के बाद 1 करोड़ की जगह 50 लाख हो जाएंगे। तो कार्बन डेटिंग में इस तरह से हम किसी भी चीज़ की उम्र बताते हैं कि कितनी साल पुरानी है, क्योंकि जितने कम हो चुके होंगे उसके अंदर कार्बन 14 उतने ही एमिशन
यानी रेडियो एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो बहुत लंबी होती है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि इसकी रेडिएशन क्या है। सो कार्बन 14 न्यूक्लियर डीके रेट बताता है, ठीक है, तो इस चीज़ को गौर से देख लीजिएगा, कार्बन डेटिंग को भी, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं इसका आंसर 13th की तरफ चलते हैं। 13th में कह रहे हैं विच रो गिव्स द रेंज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ चुके हैं पहले, उसमें जाके दोबारा से देख लीजिएगा, वीडियो को बैक करके क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं और दोबारा देख लें कि रेंज जो है वो सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसकी होती है। तो अल्फ़ा जो है वो बेस्ड होता है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पे है। तो कह रहे हैं विच रो शोज द रेंज एंड इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल की फ्यू सेंटीमीटर यानी 5 से 10 सेंटीमीटर होती है, फ्यू सेंटीमीटर, और ये पॉजिटिव होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन मतलब 2 पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। नाउ विच रो स्टेट्स द नेचर एंड रेंज ऑफ बीटा पार्टिकल इन, सेम यही क्वेश्चन है, ये आप खुद ही सॉल्व कर लें। बीटा जो है वो इलेक्ट्रॉन होता है, 1 नेगेटिव चार्ज होता है इसके ऊपर, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है बिल्कुल। सो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 to 100 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने उसको डिटेल में बताया। देन क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं कि 3 टाइप्स ऑफ रेडिएशंस एमिटेड बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन्स, हीलियम न्यूक्लियाई एंड electromagnetic radiations. Which are these types of radiations? What are these types of radiations? हमें पता है अल्फा बीटा गामा क्या क्या होते हैं, तो इसका सी है आंसर। नाउ 16th में कह रहे हैं कि a sample of wood contains 9 × 10⁻⁹ 16 nuclei of carbon 14. अच्छा, कार्बन 14 the nuclei undergoes radioactive decay with a half life of 5600 ईयर्स। ये इसकी हाफ लाइफ है, देख और से देख लें, टी हाफ यानी हाफ लाइफ इसकी कितनी है, 5600 ईयर्स है, ठीक है। हाउ मैनी कार्बन 14 न्यूक्लियर रिमेन्स इन द सैंपल आफ्टर 16,800 ईयर्स। तो अब हम ये देखते हैं कि 16,800 ईयर्स में हाफ लाइफ कितनी हो गई, तो वो देखते हैं हम। 16,800 डिवाइडेड बाय 5,600 यानी हाफ लाइफ से ईयर्स, जितने टोटल ईयर्स दिए हैं उसको हाफ लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। 5,600 हाफ लाइफ है, तो 3 हाफ लाइफ्स बनती है हमारे पास। तो हम ये 3 हाफ लाइफ्स बाद देखेंगे कितने एटम्स बचते हैं। टोटल एटम कितने थे, इतने 9.0 × 10⁻16। तो एक हाफ लाइफ के बाद कितना हो जाएगा, इतना। 4.5 × 10⁻2 से डिवाइड कर देंगे, 9.0 × 10⁻16 को डिवाइड कर देंगे 2 से, एक हाफ लाइफ हो जाएगी, तो उसमें बचेंगे 4.5 × 10⁻16। दूसरी हाफ लाइफ के बाद बचेंगे 2.25 × 10⁻16 और 1.1 × 10⁻16 तीसरी हाफ लाइफ के बाद बचेंगे। सो इसका आंसर जो होगा वो हमारे पास बी होगा, ठीक है। देन 17 की तरफ चलते हैं। 17 में कह रहे हैं पीपल वर्किंग with radioactive materials use photographic film badge cover is in paper। अच्छा, पेपर का मतलब क्या है, अल्फा कैन नॉट पास थ्रू पेपर, ये बात याद रखिएगा। बैज इज यूज टू मॉनिटर द लेवल ऑफ देयर एक्सपोजर टू रेडिएशंस। विच रेडिएशंस डिटेक्टेड, गामा एंड बीटा पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि अल्फा को कौन रोक लेगा, अल्फा को तो पेपर रोक लेगा, बीटा को नहीं रोक पाएगा। और फोटोग्राफिक फिल्म है, उसमें गामा और बीटा दोनों ही जाके अपना इमेज देंगी। Now, when a radioactive atom decays by alpha particle emission, its nucleus loses what? Alpha particle का मतलब होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो ये लूज कर देगा 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा, 19th में आते हैं। स्कूल कीप्स radioactive source for use in radioactivity experiments in a laboratory. The background radiations is measured at स्टार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा, याद रखिएगा, मैंने पहले भी ये बात बताई है पिछले क्वेश्चंस में भी कि बैकग्राउंड रेडिएशंस का कॉज जो होता है वो कॉस्मिक रेज होती हैं, और रेडियोएक्टिव एलिमेंट मौजूद लैब में हो या ना हो, ये काउंट रेट तो होगा, बैकग्राउंड रेडिएशंस का काउंट रेट होगा, ठीक है। तो कह रहे हैं विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो बी में गौर से देखें, द बैकग्राउंड रेडिएशन। अच्छा, पहले ए देखते हैं। ए में कह रहे हैं द बैकग्राउंड रेडिएशन इज कॉज्ड बाय द स्कूल्स रेडियोएक्टिव सोर्स। नहीं, स्कूल से तो रेडियो एक्टिविटी निकलेगी ना। देन सी में कह रहे हैं कि द बैकग्राउंड रेडिएशन, सी की बात करूँ, सी में कह रहे हैं द बैकग्राउंड रेडिएशन इज रेडिएशन दैट इज नॉट डिटेक्टेड इन रेडियोएक्टिव एक्सपेरिमेंट। नहीं, ज़रूर डिटेक्ट होती हैं, ठीक है। कह रहे हैं द बैकग्राउंड रेडिएशन इज द सेम इन लेबोरेटरीज इन डिफरेंट कंट्रीज। नहीं,
जिस हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं। लाइक आपके घर की अलग होगी, आपके स्कूल की अलग होगी, आप किसी शॉप पे जाएंगे उधर की अलग होगी, माउंटेन्स पे जाएंगे, रिवर्स के करीब जाएंगे, हर एक की अपनी अपनी बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। सो बी में कह रहे हैं द बैकग्राउंड रेडिएशन इज प्रेजेंट व्हेन देयर आर नो रेडिएटिव सोर्स इन द लैबोरेटरी, ठीक है। ऑब्वियसली यही आंसर सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं द काउंट रेट from a radioactive source falls from 4000 counts per minute to 500 counts per minute. Obviously, तो in 72 minutes, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 72 मिनट्स की बात कर रहे हैं. What is the half life? तो ये अब हम ये देखते हैं कि 4000 से 500 आने में कितने काउंट रेट्स, कितनी हाफ लाइफ्स लग रही हैं, तो वो 72 मिनट्स की हाफ लाइफ्स होंगी. तो ये कह रहे हैं कि 4000 से 200 हुआ, 4000 से एक हाफ लाइफ के बाद 200 हो जाएगा, फिर 200 से 2000 हो जाएगा, 2000 से 1000 हो जाएगा, 1000 से 500 हो जाएगा. तो कितनी हाफ लाइफ्स लगी? एक इसमें लगी, एक इसमें लगी, एक इसमें लगी, 3 हाफ लाइफ्स के बाद. तो 72 मिनट्स हैव 3 हाफ लाइफ्स. 72 मिनट्स की 3 हाफ लाइफ्स हैं. तो 72 को 3 से डिवाइड कर देंगे, 24 मिनट्स आ जाएगा. तो 24 मिनट्स की एक हाफ लाइफ है. देन हम लोग जाते हैं 21st पे. 21st में कह रहे हैं कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अल्फा पार्टिकल. अल्फा पार्टिकल ये होमवर्क है आपका बेटा, क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं. देन फिर वो 22 में कह रहे हैं अल्फा पार्टिकल पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. याद रखिएगा अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है. तो वो जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल हैं, तो वो ट्रेवल करेंगे थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जाहिर सी बात है चार्ज पार्टिकल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उन्हें डिफ्लेक्ट करेगी. ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज जब मूव कर रहा होता है तो वो करंट होता है, तो करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग वायर हो या करंट कैरिंग चार्ज हो, तो वो चार्ज होगा, वो करंट कहलाएगा. जब वो मूव कर रहा होगा ऑब्वियसली उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी और वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है. तो बोथ विल बी डिफ्लेक्टेड द अल्फा पार्टिकल. ओके, 23 की बात करते हैं. विच रो इज करेक्ट फॉर न्यूक्लियर फिजन. अच्छा, फिजन और फ्यूजन का थोड़ा सा डिफरेंस देख लें. फिजन जो होता है इसमें हैवी न्यूक्लियस जो होता है वो टूट जाता है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई में, लेकिन तकरीबन इक्वल न्यूक्लियाई होते हैं, और 3 न्यूट्रॉन्स भी इमिट आउट करता है, ठीक है. तो न्यूक्लियर फिजन में ये होता है, और एनर्जी भी इमिट आउट करता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, बहुत ज़्यादा एनर्जी इमिट आउट करता है, ठीक है. ओके, देन हम बात करते हैं फ्यूजन की. फ्यूजन में क्या होता है, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई जो होते हैं वो इमिट आउट होते हैं किसमें, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं. इतना बड़ा नहीं होता जितना ये है, ऑब्वियसली इतना बड़ा तो नहीं बनता, लेकिन ये 2 प्रोटॉन्स जब मिलेंगे, ये प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन्स जब मिलेंगे तो ऑब्वियसली वो 2 प्रोटॉन हो जाएंगे. 2 प्रोटॉन जो होता है वो हीलियम होता है. ये बात याद रखिएगा, आगे क्वेश्चंस में भी आएगा. ये हीलियम होता है. हाँ, हीलियम का आइसोटोप कहलाएगा क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं है इस टाइम. तो ये क्या बना देता है, प्रोटॉन हीलियम बना देता है. 2 प्रोटॉन मिल के हीलियम बना देते हैं. तो सी में गौर से देखें क्या कह रहे हैं, प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई कौन, फिजन. ये ऑब्वियसली लार्जर न्यूक्लियाई तो फिजन नहीं फ्यूजन बनाता है, ठीक है. देन प्रोड्यूसेस स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक है. सी और डी दोनों में से एक हो सकता है. फिर दूसरे फ्यूजन की तरफ चलते हैं. इज द एनर्जी सोर्स ऑफ स्टार. यस, फ्यूजन रिएक्शंस जो होता है वो स्टार्स, हमारा जो सन है उसमें और स्टार्स में चल रहा होता है. हाइड्रोजन साइकिल चलता है, फिर हीलियम साइकिल चलता है, फिर वो बर्स्ट हो जाता है या जो भी है, ठीक है. सो फ्यूजन के लिए याद रखिएगा कि हमारे जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी गैलेक्सीज हैं, उनमें जो भी ग्लोइंग चीज़ें हैं वो सारी की सारी उनका जो सोर्स है वो फ्यूजन है. क्लियर. देन हम जाते हैं 24th की तरफ. 24th में ऑब्वियसली द ग्राफ काउंट रेट जो होता है वो हमारे पास याद रखिएगा किस तरह का होता है काउंट रेट, कि अगर हमारे पास सपोज करें ये कुछ इस तरह से एक ग्राफ है, पहले काउंट रेट ज़्यादा है, फिर काउंट रेट जो है वो इतना, फिर वो एकदम हाफ हो जाएगा. काउंट रेट एकदम इसका जितना मौजूद है ना, जितना ये मौजूद है इसका हाफ हो जाएगा. फिर जितना ये मौजूद है इसका हाफ हो जाएगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है, एक टाइम के बाद, सही है. फिर उसके बाद हाफ हो जाएगा इसका, फिर इसका हाफ हो जाएगा कुछ यूँ, फिर इसका हाफ हो जाएगा कुछ यूँ. तो ये ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का बनेगा. सो ए इज़ द राइट ऑप्शन. देन बात करते हैं हम लोग 25th के. 25th में कह रहे हैं कि फॉर विच पर्पज़ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप 14 इज़ यूज्ड. कार्बन डेटिंग, अभी मैंने समझाया था आपको कि कार्बन डेटिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एंशिएंट बोन्स को देखने के लिए, ठीक है. इसको हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, तो वीडियो पीछे करके आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं. नाउ 26th
में कह रहे हैं कि व्हेन डीलिंग विद रेडियोएक्टिव मटेरियल्स देयर आर पॉसिबल डेंजर्स, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहले हम डी को देखते हैं, कह रहे हैं सोर्स ऑफ गामा रेडिएशंस आर डेंजरस बिकॉज व्हाट दे हैव लॉन्ग हाफ लाइफ। लॉन्ग हाफ लाइफ हो या शॉर्ट हाफ लाइफ हो, वो डेंजरस है तो डेंजरस है, क्योंकि जब तक वो कम्प्लीटली डीके नहीं हो जाएगा, कम्प्लीटली डीके के लिए हमें इनफाइनाइट टाइम चाहिए होता है। तो शॉर्ट हाफ लाइफ हो या लॉन्ग हाफ लाइफ हो, वो डेंजरस होगा। और सी में कह रहे हैं रेडियोएक्टिव मटेरियल्स आर सेफ टू हैंडल आफ्टर 2 हाफ लाइफ्स। 100 हाफ लाइफ्स भी गुजर जाए ना, तब भी वो डीके तो कर ही रहा होगा, ठीक है, डीके रेट कम हो जाएगा लेकिन डीके तो कर रहा होगा, तो इसलिए डेंजरस तो होगा, ठीक है। देन कह रहे हैं मटेरियल्स दैट एमिट अल्फा पार्टिकल्स मस्ट केप्ट इन थिक लेड। कोई फ़ायदा नहीं इसको पेपर में ही पेपर या कार्ड के बॉक्स में ही रख दें, तब भी ये रोक लेगा, ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेड के कंटेनर में रखते हैं गामा रेडिएटर को, ठीक है। देन बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू स्किन एंड डैमेज बॉडी सेल्स। बीटा पार्टिकल्स कैन पास थ्रू, ये आंसर बिल्कुल सही है, ए, ठीक है। बीटा पार्टिकल्स स्किन में से पास कर सकते हैं ना, क्योंकि वो उनको स्टील चाहिए होता है रोकने के लिए, एल्यूमिनियम चाहिए होता है रोकने के लिए, ठीक है। देन 27th की तरफ जाते हैं। 27th में कह रहे हैं इन an isotope X is radioactive, has a half-life of 4 years. A sample initially contains 8,000 atoms of X. After how many years will will the sample contains 1,000 atoms of X? 20th क्वेश्चन, 16th क्वेश्चन और 7th क्वेश्चन सब जो हैं वो इसी तरह हुए हैं। इन सब को जाके देखें, वीडियो दोबारा देखें। 16th, 20th और 7th इसी तरह हुए हैं, ये आपका होमवर्क है, कीजिएगा। देन हम 28th की तरफ जाते हैं। 28th में कह रहे हैं व्हाट इज़ द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियोएक्टिव वेस्ट। जैसे हमारे बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं या हमारे हॉस्पिटल्स हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, या हमारे पास पावर प्लांट हैं जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, फिर वो जब हाफ लाइफ उनकी बहुत कम रह जाती है, बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके होते हैं, तो वो फेंकना होता है, उन्होंने वेस्ट करना होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वो एक कोई डार्क रॉक, यानी कार्बन की रॉक भी हो सकती है, डार्क रॉक जो होती है उसके अंदर बहुत गहरा गड्ढा करके उसके अंदर दबाते हैं ताकि अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस बाहर ना आ सकें। लेकिन वहाँ पर गौर से देखते हैं, वो पहले सर्च करते हैं कि वहाँ पर कोई स्ट्रीम, उसके अंदर जो है वो पानी की स्ट्रीम ना हो, क्योंकि वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा वाटर। सो पोरिंग इट इन ड्रेन, अगर हम ड्रेन करेंगे तो वाटर जो है वो कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा। पंप करेंगे रिवर में तो वाटर कम कॉन्टेमिनेटेड हो जाएगा और वो हेल्थ को, ह्यूमन बीइंग की और दूसरे एनिमल्स की हेल्थ को जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। देन बर्निंग फायर की वजह से, देखें याद रखिएगा, रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो ना तो किसी करंट की वजह से बढ़ती है, ना कम होती है, ना टेम्परेचर, ना हीट से, ना प्रेशर से, ना वोल्टेज से, ना किसी और चीज़ से, किसी भी फिजिकल या केमिकल रिएक्शन की वजह से ना तो रेडियो एक्टिविटी बढ़ती है ना कम होती है। सो फायर पे डाल दें, कुछ भी कर दें, रेडियो एक्टिविटी ना बढ़ेगी ना कम होगी, जितनी है उतनी ही रहेगी। देन बर्निंग इट तो रॉक, ये जो बी आंसर है वो सही है। नाउ 29th में कह रहे हैं द काउंट रेट from the radioactive materials falls from 400 counts per second to 50 counts per second. ये भी आपका होमवर्क है बिल्कुल। 20, 27, 16, 7 सारे MCQs दोबारा वीडियो देखें और सॉल्व कर लें। 30th में कह रहे हैं न्यूक्लियर, अब ये जो इन्होंने रखा हुआ है ये या तो फ्यूजन है या फिजन है, ठीक है। कह रहे हैं कि न्यूक्लियर डैश हाइड्रोजन न्यूक्लियाई डैश टू फॉर्म हीलियम न्यूक्लियाई। गौर से देखें, ये जो है ना हीलियम न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है बच्चे? हीलियम न्यूक्लियाई फॉर्म कर रहा है। तो हीलियम न्यूक्लियाई, अगर पीछे जाके वीडियो देखें उसमें 23rd जो मैंने MCQ करवाया सेम यही चीज़ है, ठीक है। तो वो रिलीज़ क्या कर रहा है? रिलीजिंग एनर्जी टू फॉर्म, रिलीजिंग एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। फॉर्म क्या कर रहा है? हीलियम। तो जब दो प्रोटॉन्स मिलते हैं तो वो हीलियम बनाते हैं, ये याद रखिएगा। तो ये फ्यूजन में होता है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्यूजन रिएक्शन, सही है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 में आ जाएगा फ्यूजन रिएक्शन और सेकंड में हमारे पास क्या आ जाएगा? इट स्प्लिट्स, इट्स ज्वाइन टुगेदर। दो प्रोटॉन जब मिलते हैं, दो, हमने कहा था ना, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जब मिलते हैं और बिगर बनाते हैं तो वो फ्यूजन कहलाता है, ठीक है। तो 30th सॉल्व हुआ। देन हम 31st की तरफ जाते कह रहे हैं द डायग्राम शोज द रेडियोएक्टिव एमिशन दैट पास थ्रू अ पीस ऑफ प्लास्टिक एंड अ पीस ऑफ मेटल ऑफ सेम थिकनेस।
ठीक है, ये बहुत बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्क्स लूज कर गए थे जिस ईयर में ये आया था। विच टाइप ऑफ रेडियोएक्टिव एमिशन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लास्टिक एंड द मेटल। आप गौर से देखें इसमें पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लास्टिक एंड मेटल, यानी कि आप जो है वो कोई चीज़ ख़रीद के लाते हैं और आपको शक होता है कि ये प्लास्टिक की है या ये मेटल की है, तो उसमें डिस्टिंग्विश करना है। उसके लिए आप क्या रखेंगे, अल्फ़ा बीटा या गामा कोई एक रखेंगे, ठीक है। अब देखें अल्फ़ा जो है वो ना तो प्लास्टिक से बाहर जाता है और ना ही मेटल से बाहर जाएगा, क्योंकि इसको तो पेपर रोक लेता है। तो जब ये दोनों ही नहीं जा रहे बाहर, दोनों से ही बाहर नहीं जा रहा, तो अल्फ़ा तो लिस्ट से ही निकल गया। देन गामा जो है, गामा प्लास्टिक से भी बाहर जा रहा है और मेटल से भी बाहर जा रहा है। तो अब अगर हम गौर से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि गामा तो डिस्टिंग्विश करेगा ही नहीं, ना प्लास्टिक में ना मेटल में, क्योंकि दोनों से इमिट आउट हो रहा है बाहर। बीटा जो है वो प्लास्टिक से बाहर जा रहा है, पास कर रहा है, ठीक है, पास थ्रू प्लास्टिक, लेकिन मेटल से ये बाहर नहीं, यानी इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा, इसको पास नहीं कर पा रहा। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अगर मैं इसको, एक मेटल है मेरे पास और मेरे पास एक जो है वो प्लास्टिक है, तो बीटा पार्टिकल्स जो होंगे वो किसको क्रॉस कर जाएंगे, मेटल को क्रॉस नहीं करेंगे और प्लास्टिक को क्रॉस कर जाएंगे इजीली। तो प्लास्टिक को क्रॉस कर जाएंगे और यहाँ पर आकर रुक जाएंगे, ठीक है, और गामा रेडिएशन तो दोनों को क्रॉस कर लेंगे। सो द आंसर, अब आप खुद इसका आंसर लिखें, ठीक है। देन 32 में कह रहे हैं ऑब्वियसली बीटा होगा। 32 में कह रहे हैं कि बैकग्राउंड काउंट रेट इन द लेबोरेटरी इज 10 काउंट्स पर मिनट। अब ये आप होमवर्क है, इस पूरे को रीड करें। अगर आपको कोई समझ में ना आए तो यू कैन टेक्स्ट मी।